हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो एसएसटी का सेकंड टाइम पेपर हुआ था उसका पार्ट 4। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट कवर कर लिया है, ये हमारा चौथा पार्ट है। सेकंड टाइम का आज जो पूरा का पूरा पेपर हुआ था उसका ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये पूरा पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद के जो वीडियोस आपको मिलेंगे वो 2018 के पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। जैसा आपको ये लोगो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही ये हमारा ऐप बना हुआ है, सत्यम क्लासेस के नाम से। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे बड़े आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप के थ्रू आप टीचिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ठीक है, इंग्लिश, मैथ और एसएसटी, ठीक है, एसएसटी। तो मैथ और एसएसटी का तो कोर्सेज पढ़ चुके हैं। मैथ और एसएसटी का ये कोर्स आपको अलग अलग भी मिल जाएंगे और इसका कॉम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाद में इसमें इंग्लिश इंक्लूड कर दिया जाएगा, इंग्लिश के वीडियोस वहां पे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये अभी कॉम्बो कोर्स खरीदते हैं तो इसकी प्राइस जो है वो 1101 रुपए है। आपको तुरंत ये यहाँ पे 1101 में मिल जाएगी। बाद में जब इसमें इंग्लिश इंक्लूड हो जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आप अभी इसको लेते हैं तो आपको इसी प्राइस में ये इंग्लिश वाला भी वीडियो आराम से मिल जाएगा। बाकी बाद में लेंगे तो वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इस ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में बहुत सारी चीज जैसे बुक्स वगैरह, ठीक है, बुक्स, पेपर्स, ये सारी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस ऐप पर। ठीक, दूसरी चीजें जो हम आपको बताना चाहते हैं कि फर्स्ट जून से हम लोगों का एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है टेट और सीटेट के लिए। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, आप इसको लेना चाहते हैं, तो आपको आराम से ये ऐप डाउनलोड करना है। बाकी प्रोसेस वो ऐप डाउनलोड करने के बाद खुद पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा ये लघु उत्तरी का क्वेश्चन रह गया था। बाकी के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले वाले 3 वीडियो में सॉल्व कर लिया था। ये आज का हमारा 31वां क्वेश्चन है जो लघु उत्तरी प्रश्न से पूछा गया था। ठीक, तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि सम्राट अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा कीजिए। ठीक है, राजपूत नीति की समीक्षा करने को कहा जा रहा है। अगर आप देखेंगे मुगल प्रशासन को, ठीक है, मुगल प्रशासन को देखेंगे तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो अकबर था ना, वो बहुत ही ज्यादा समझदार कह सकते हैं राजा था। वो जानता था कि हमको शासन कैसे करना है और भारत में हम बहुत दिनों तक अपना जो साम्राज्य है उसको हम बना के कैसे रख सकते हैं। ठीक, तो पहला चीज याद रखेंगे कि अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। क्या किए? वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है, वैवाहिक संबंध बनाने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो राजपूत थे वो अपने यहाँ से मतलब शादी का संबंध जाकर के राजपूतों के यहाँ बनाए। इसका आपको अकबर के शासन काल से ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। जो अकबर की रानियां थी, जिसमें से जोधा या उनका नाम जो है इतिहासों में हरका बाई के नाम से मिलता है, तो उनके साथ जो राजपूत रानी थी, ठीक है, राजा भारमल की पुत्री थी, वो अकबर की पत्नी बनी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले राजपूतों के साथ उसने क्या किया? वैवाहिक संबंध बनाना स्थापित किया। ठीक, दूसरी चीज आप जिसको देख सकते हैं, दूसरी चीज क्या किया उसने कि जो राजपूतों के साथ मनसबदारी प्रथा, ठीक है, मनसबदारी प्रथा के माध्यम से राजपूतों को मनसब प्रदान किया। मनसब प्रदान
करते थे। ठीक है, यानी कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा ले आई और उसमें जो राजपूत होते थे, ठीक है, जो उनके यहाँ काम करने वाले राजपूत होते थे, सबको, जितने भी राजपूत होते थे सबको उच्च मनसब प्रदान किए। उच्च मनसब का मतलब समझ लीजिए कि उच्च औहदा प्रदान किए, उच्च कह सकते हैं पद प्रदान किए, जिसकी वजह से राजपूतों को ये लगता था कि मेरा बहुत मान सम्मान है इनके दरबार में। ठीक है, और इससे क्या होता था कि आप लोग एक चीज जानिए कि जो राजपूत राजा हुआ करते थे या राजपूत जो खानदान के कोई भी राजकुमार या कोई भी व्यक्ति जो होता था वो बहुत ईमानदार होता था। तो जब अकबर ने उन्हें मनसबदारी दे दी, ठीक है, उन्हें मनसबदारी दे दी, तो राजपूत बहुत ही गर्व से और कह सकते हैं कि बहुत ईमानदारी से काम करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे मनसबदारी प्रथा जब शुरू हो गई, मनसब उनको प्राप्त होने लगा राजपूतों को, तो उनके बीच का संबंध जो है वो और भी घनिष्ठ होने लगा। ठीक है, इसके अलावा जो अपनी पैतृक जागीर होती थी उस पे भी शासन करने का अधिकार वो देते थे। ठीक है, पैतृक जागीर पे भी शासन करने का अधिकार देते थे। ठीक, चलिए इसके बाद आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा। तो पहला चीज आप याद रखिए कि जो मुगल साम्राज्य का पतन है ना, वो स्टार्ट हो जाता है औरंगजेब के शासनकाल से। औरंगजेब के शासनकाल से, शासनकाल से मुगलों का पतन, मुगलों का पतन प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कैसे ये प्रारंभ हो जाता है इसको हम देख लेते हैं। तो पहला चीज याद रखिएगा कि जो औरंगजेब था ना, उसके शासन करने का नीति बहुत खराब था। ठीक है, तो इसका जो हम पहला कारण कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि औरंगजेब की शासन नीति, औरंगजेब की शासन नीति। कैसे इसकी शासन नीति काम की? तो देखिए औरंगजेब जो था वो बहुत कट्टर था। ठीक है, तो कट्टर होने का मतलब कि इसने अन्य जितने भी कह सकते हैं कि धर्म के लोग हुए, चाहे हिंदू हुए, ठीक है, हिंदू सिख पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब अत्याचार करेगा तो एक टाइम के बाद ये विरोध करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज आप इसमें याद रख सकते हैं कि औरंगजेब, औरंगजेब की दक्षिण नीति, दक्षिण नीति। अब दक्षिण नीति से मतलब समझिए, दक्षिण नीति का मतलब कि औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर, ठीक है, गोलकुंडा और बीजापुर पर आक्रमण किया, गोलकुंडा और बीजापुर पर आक्रमण किया। ठीक है, अब आक्रमण करने से क्या हो गया, जब ये वहां पर आक्रमण करने गया गोलकुंडा और बीजापुर पे, तो उसको बहुत समय लग गया कि वो गोलकुंडा और बीजापुर को हासिल करे। ठीक है, वो बहुत दिनों तक युद्ध लड़ा, मराठा जो थे, मराठा साम्राज्य से भी उसने बहुत टाइम तक युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बावजूद भी वहां उसे कुछ ज्यादा नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि जो उत्तर भारत का शासन उसके हाथ में था वो धीरे धीरे उसके शासन से कह सकते हैं कि खत्म होता रहा। आप एक चीज नोटिस करिए कि जब राजा जो होता है ना, वो जब घर पे ही रहता है, मतलब अपने राज्य में रहता है, अपने जगह पे शासन करता है, तो उससे लोगों के मन में एक भय बना रहता है कि राजा है। ठीक है, जैसे आप घर पे हैं, पापा भी घर पे हैं, तो आप जिस दिन पापा घर पे रहेंगे पूरा घर का माहौल जो रहता है वो थोड़ा शांत रहता है। ठीक, उतना शोर नहीं होता। या फिर कोई गार्जियन जिससे आप डरते हो, उस दिन पूरा घर का माहौल जो रहेगा बहुत नॉर्मल रहेगा। लेकिन जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन क्या होता है, पूरे घर में आग लगी रहती है। वही सेम कंडीशन है, जब औरंगजेब दक्षिण नीति के लिए गोलकुंडा और बीजापुर चला गया तो पूरा उत्तर भारत इसके कह सकते हैं कि हाथ से छूट चुका था। ठीक है, तो वापस आने के बाद ये बहुत अच्छे से उसको अपने हाथ में दोबारा कवर नहीं कर पाया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। ठीक है, यानी कि जब औरंगजेब
की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी आते हैं सब अयोग्य रहते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी या कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा ऐसा राजा नहीं रहता कि जो पूरे भारत पे एक अच्छे प्रशासक के तौर पे शासन कर सके। ठीक है, फिर आर्थिक दुर्बलता हम देख सकते हैं, आर्थिक दुर्बलता। ठीक है, आर्थिक दुर्बलता कैसे हुआ कि धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ठीक, और ये पूरा मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे अपने अंडर में लेना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो पैसे की कमी है वो यहाँ देखने को मिलती है। बाद में जब आप जाएंगे भारत की आजादी तक, 1857 की क्रांति तक जाएंगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे मुगल शासकों को रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नियम कह सकते हैं, कुछ ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। ठीक, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद संधि के मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए इलाहाबादी संधि जो होती है उसके मुख्य धारा का कहने का मतलब कि एक आप इतना समझिए कि इसमें कौन कौन से शर्तें लाई गई। ठीक है, या क्या हुआ था इसके बीच में। तो पहली चीज याद रखिए, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी ये किसके किसके बीच में हुई थी। तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1765 में, 1765 में हुआ था। ठीक है, 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। अब इस संधि की शर्तें क्या थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इस संधि की शर्तें, पहला चीज कि जो कंपनी रहेगी, ठीक है, कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, देना स्वीकार किया। ठीक है, यानी कि इलाहाबाद की संधि में सबसे पहली चीज कही गई कि जो कंपनी रहेगी वो मुगल सम्राट को क्या कहेगा, 26 लाख रुपए पेंशन के तौर पे देगा। ठीक, दूसरी चीज आप याद रख सकते हैं, दूसरा इसका पॉइंट याद रखेंगे कि कंपनी को मुगल शाह आलम, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से क्या प्राप्त हुआ, तो द्वितीय शाह आलम द्वितीय ने क्या दिया उनको, बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दी। उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ठीक है, ये मिला कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अब जो कर वसूलने का काम है वो कौन करेगा, वो कंपनी करेगी। ठीक है, तीसरे पॉइंट जो इसमें सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल शाह आलम द्वितीय को दिया। मुगल शाह आलम द्वितीय को दिया। ठीक है, यानी कि जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र पहले कंपनी ले लेती है और कंपनी किसको दे देती है, शाह आलम द्वितीय को दे देती है।
ठीक है। तो ये इलाहाबाद संधि में कुछ जो कह सकते हैं कि शर्तें थी, या कह सकते हैं कि जो मुख्य धाराएं थी इलाहाबाद संधि की, वो ये थे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। देखिए, पहले चीज आप याद करेंगे कि कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। बदले में कंपनी ने क्या लिया उनसे? तो बदले में कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को लिया। और जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब से कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इलाहाबाद के संधि हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति की समीक्षा, सॉरी, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको संक्षिप्त वर्णन करना है। तो पहला चीज आप याद रखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी जो है ये 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, इसने हड़प नीति लाई। तो हड़प नीति क्या था कि जिस भी राजा के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, जिस राजा के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, उसका राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। ठीक है, ये था लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। यानी कि वो उसने एक नियम लाया कि भारत में जितने भी ऐसे राज्य होंगे जिसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उनके सारे राज्य को हम अपने अंडर में कर लेंगे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके चलते बहुत सारे राज्यों को अपने में मिला लिया गया था। जैसे आप याद रख सकते हैं कि सतारा, जो महाराष्ट्र वाले एरिया को कहा जाता है, ठीक है, सतारा को 1848 में सबसे पहले इसने अपनाया। फिर इसके बाद जैतपुर या बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कह सकते हैं, 1849 में अपनाया था। झांसी को 1853 में, ठीक है, और अवध को 1856 में। इस तरीके से करके कुछ जो राज्य थे उनको अपने अंदर मिला दिया था। हड़प नीति को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, आप याद रखेंगे। हड़प नीति को एक दूसरे नाम से जानते हैं, नहीं तो दूसरा नाम पूछ लेगा तो आप भूल ही जाएंगे कि ये पूछ क्या रहा है। हड़प नीति को व्यक्तिगत नीति भी कहते हैं, व्यक्तिगत नीति भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में कौन कौन से सुधार किए। तो पहला चीज आप याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग के सुधारों में पहला चीज याद रखेंगे कि बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की। ठीक है, उसने सबसे पहले यही काम किया कि बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया था? तो रेवेन्यू, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं राजस्व से संबंधित इसने बहुत सारे काम किए थे। उसने राजस्व वसूलने के लिए क्या किया कि राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के अधीन कर दिया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसको कर सकते हैं, राजस्व की वसूली का अधिकार कंपनी के अधीन कर दिया। ठीक है,
क्या कर दिया इसने कि राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी के अधीन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे सुधार किए थे, आप उसको देख लीजिएगा, मैंने एक दो बता दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। तो हम बात कर लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसमें हम पहला देखेंगे प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति में आप जान लीजिए कि कुछ लोगों का नियुक्ति करता है, जिसमें राज्यपाल, कैग, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, और इसके बाद जितने भी होगा सबकी क्या करते हैं, वो नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री भी आप लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री की भी वो नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। दूसरा आप हम इसमें कह सकते हैं कि दूसरा इसकी जो हम राजनयिक शक्ति कह सकते हैं, राजनयिक, राजनयिक शक्ति। ठीक है, तो राजनयिक शक्ति क्या होता है कि विदेशों में राजदूतों को नियुक्त करना, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना, की नियुक्ति करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं सैन्य शक्ति में, सैन्य शक्ति में आप लिख सकते हैं, सैन्य शक्ति में लिख सकते हैं कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। और चौथा, और हम इसके लिए लास्ट कह सकते हैं, एक क्षमादान की भी शक्ति इससे प्राप्त होती है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि ये किसी को भी अगर सजा प्राप्त है, ठीक है, तो क्षमादान की ये शक्ति से प्राप्त होती है, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। ठीक है, क्षमादान की शक्ति, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि अपराधियों को, अपराधियों की सजा माफ करना। ठीक है, इसको कम कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, दूसरा इसको हम कह सकते हैं आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। ठीक है, आपातकालीन शक्ति, जिसमें राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रपति शासन होता है और वित्तीय आपात होता है। तो आर्टिकल आप लिख लीजिए 352, 356 और 360। तो ये कुछ शक्तियां हैं जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्णन करना है, पूरा भूभाग इसका कैसा है वो हमें बताना है। तो जब आप देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा पूरा भारत है। ठीक है, ये भारत है, तो आप देखेंगे कि ये जो वाला एरिया होता है, जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया होता है, ये होता है भारत का पूरा उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये भारत का उत्तर का विशाल मैदान होता है, इसका भौगोलिक वर्णन करना है। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान गंगा नदी, गंगा नदी के द्वारा लाए मलबे से बना है, लाए मलबे से बना है, से बना है। ठीक है, दूसरा चीज,
यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो खादर और बांगर कहलाती है। जो खादर और बांगर कहलाती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही उपजाऊ है, लेकिन खनिज की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से कम है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उत्तर के विशाल मैदान के बारे में है। इसके बारे में और भी चीजें आप लिख सकते हैं कि इसके उत्तर में पहाड़ी एरिया आपको प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। तो पहला चीज आप याद रखिएगा कि विदेशी कंपनियों ने भारत में व्यापार के लाभ के लिए साम दाम दंड नीति अपनाई। ठीक है, नीति अपनाए, जिसमें आपको पहला याद रखना चाहिए कि व्यापारिक कंपनियों के साथ, ठीक है, कंपनियां आपस में क्या करती थी, युद्ध करती थी। कंपनियों का आपस में युद्ध। ठीक। दूसरी चीज आप कह सकते हैं कि कंपनियों का भारतीय राजाओं के साथ युद्ध। कंपनियों का भारतीय राजाओं के साथ युद्ध तथा संधि, दोनों लिखिए, युद्ध तथा संधि। यहां भी लिख लीजिए युद्ध तथा संधि। ठीक है, इसके बाद कंपनियों ने क्या किया कि भारतीय किसानों को कंपनियों के अनुसार कृषि करना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कह सकते हैं कि कंपनियों ने व्यापारिक लाभ के लिए तरीके अपनाए थे। ठीक है, साम दाम दंड नीति अपनाई थी, मतलब चाहे जैसे हो भारत पे हमें एक अच्छा व्यापारिक लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, इसीलिए ने बहुत सारे राजाओं के साथ युद्ध किया, बहुत सारे राजाओं के साथ इन्होंने संधि की। ठीक, राजाओं को आपस में इन्होंने लड़वा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कह सकते हैं कि लाभ विदेशी कंपनियां भारत से प्राप्त करती थी, यहाँ के किसानों को प्रताड़ित करती थी कि जो हम कहें उसके हिसाब से आप कृषि करो। जैसे नील की खेती जबरदस्ती कराई जा रही थी, जिसपे 3 कठिया पद्धति को लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। तो भारत में अगर हम देखें खनिज का, तो बहुत ही ज्यादा नहीं कह सकते हैं। भारत एक ऐसा राज्य है या देश कह सकते हैं, ठीक है, राज्य नहीं कह सकते क्योंकि हमारे संविधान में राज्य कहा गया है। तो भारत एक ऐसा राज्य है कि जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में कह सकते हैं कि खनिज तो है, लेकिन इस पर्याप्त मात्रा में खनिज नहीं है कि वो पूरे के पूरे देश को इतना ज्यादा वो डेवलप नहीं कर सकता है। कि जब हम देखते हैं ना, देखिए ये भारत हमारा हो गया, जब भारत का हम दक्षिण भाग देखते हैं तभी हमें खनिज मिलता है। कुछ यहाँ का एरिया लेकर के, झारखंड वाला एरिया लेकर के हमें मिलता है। उत्तर भारत में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है खनिज के तौर पे। ठीक, तो जो भारत में कह सकते हैं कि खनिज है, उसमें लोहा आपको मिल जाएगा। ठीक, लोहा मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, बॉक्साइट
बॉक्साइट, अभ्रक, ठीक, अभ्रक। इसके बाद आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, जैसे हम कह सकते हैं अभ्रक के बाद आपको इसमें कोयला मिल जाएगा, ठीक है, कोयला मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे खनिज हैं, इसको हम कुछ स्थान के आधार से देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम देखते हैं कि उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप वाला बेल्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप वाला बेल्ट, यानी कि ये वाला क्षेत्र हमारा, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में कुछ एरिया आता है, जैसे कि झारखंड, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। ये वाले एरिया को अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमको कोयला, कोयला, लौह अयस्क, लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, ठीक है, आदि इस तरीके से चीजें मिलती हैं, ठीक। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये भारत के खनिज की दृष्टि से खनिज का गढ़ कहलाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पर आपको खनिज मिलेंगे। इसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ वाले एरिया को देखें, छत्तीसगढ़ वाले एरिया को देखें, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ सब जगह पे संगमरमर आपको मिल जाएंगे, संगमरमर। फिर इसके बाद आपको ग्रेफाइट मिल जाएगा, ग्रेफाइट, मैग्नीज, ठीक। तो ये भारत के कुछ एरिया हैं जहां पर ये आप लोगों को खनिज पदार्थ बता दिया गया, ये सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो आगे की जो क्लासेस चलेंगे, ठीक है, जो अब तो थर्ड सेमेस्टर आपका होने वाला है, इसी से रिवीजन करिए। फोर्थ सेमेस्टर के लिए आप इसके डिटेल रिवीजन करने के लिए, डिटेल पढ़ने के लिए आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, उसमें खुद को एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, राज्यसभा की रचना पर प्रकाश डालिए, ठीक है, राज्यसभा की रचना पर प्रकाश डालिए। अब पहले हम जान लेते हैं राज्यसभा क्या है। तो आप लोगों को बताया गया था कि जो हमारा संसद है, ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा है, इसका जो कह सकते हैं कि इसको रखा गया है, तो ये संविधान के आर्टिकल 80 में रखा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात कही गई है। और राज्यसभा एक उच्च सदन कहा गया है, ठीक है, कैसा सदन है, उच्च सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। दूसरी चीज, ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, मतलब लोकसभा को देखेंगे तो वो हर 5वें साल पे भंग हो जाता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ठीक। दूसरी चीज आप इसके बारे में कर सकते हैं कि जो लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे या सदस्य बनना चाहेंगे, तो चुनाव लड़ने की उम्र कितने वर्ष है, चुनाव लड़ने की उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक। और इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य इसके प्रति दूसरे वर्ष, प्रति दूसरे वर्ष 2 वर्ष पर 1/3, 1/3 सेवा निवृत्त होते हैं, सेवा निवृत्त होते हैं, होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ राज्यसभा के बारे में है, आप इतना याद कर लीजिए, इतना आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो आपको 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको टीचिंग से रिलेटेड, खास करके जो हमारा डीएलएड सेमेस्टर चलता है, सेमेस्टर से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर भी सारे क्वेश्चन आंसर के सीरीज और पेपर, ठीक है, आप इसके प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट में के अंतर्गत सेमेस्टर के सारी चीजें लगभग आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइज।